everyone. So we are starting with this new series on the channel called Chemistry Unfiltered. अभी जो मेजोरिटी ऑफ द व्यूअर्स हैं चैनल के वो या तो अपनी बीएससी में हैं, एमएससी में हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अभी ना एग्जाम कैसे देना है, कौन से पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, एक्यूरेसी स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. अब ना जब भी हम बात करते हैं प्रिपरेशन जर्नी की तो वहाँ पर सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करके रैंक लाके बात खत्म नहीं होती है. इसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं. जैसे आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, इसके बाद ना आप जिस भी मर्जी फील्ड में जाओ आपको इंटरव्यू तो अपीयर करना पड़ेगा, इंटरव्यू में परफॉर्म भी करना पड़ेगा. तो अगर थोड़ा सा आइडिया पहले से हो जाए कि इंटरव्यू किस तरह से चलता है तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है. तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरव्यू में परफॉर्मेंस देने का. ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे. और उसके बाद जो भी एस्पिरेंट्स इस लेवल तक पहुंचते हैं कि इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए हैं तो उनको फिर लगता है कि चलो ठीक है, अगर हमने एग्जाम निकाल लिया, इंटरव्यू देके आ गए, अच्छा सा देकर आए हैं, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, तो एक क्वेश्चन रहता है कि इतनी जो मेहनत करी है इसके बाद जो हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाले हैं वहाँ पे लाइफ कैसी होती है, वर्क कल्चर कैसा है, कौन से पर्क्स हमें मिलने वाले हैं, सोशल लाइफ कैसी रहती है, क्या हमें जॉब के साथ साथ कुछ पर्सनल टाइम भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या जैसा अपना भी प्रिपरेशन फेज चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग. तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. इन सब के क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये वाली सीरीज स्टार्ट की जा रही है, केमिस्ट्री अनफिल्टर्ड. सो टुडे वी हैव विद अस एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रॉम ओएनजीसी, कनिका. इन्होंने ओएनजीसी ज्वाइन किया है 2018 में. अभी आप जानना चाहेंगे इनके एकेडमिक्स के बारे में. तो इनकी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. इन्होंने फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम दिया था दिसंबर 2017 में, जिसमें इनकी ऑल इंडिया रैंक 40 है जेआरएफ. और फिर इन्होंने अपीयर किया फरवरी 2018 वाले गेट में, और जिनमें इनकी ऑल इंडिया रैंक रही 18. तो इस वाली रैंक के बेसिस पे इन्होंने इंटरव्यू में अपीयर किया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, ओएनजीसी ज्वाइन किया. आज ना बहुत सारी बातें की हैं उनसे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. जनरली एक क्वेश्चन रहता है कि जो गर्ल कैंडिडेट्स होती हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस कम मिलती है ओएनजीसी में? क्या सिलेक्शन के टाइम पे ऐसा रहता है कि जेंडर बेस्ड कोई सिलेक्शन होता है? तो ऐसे ना मैंने बहुत सारे कमेंट्स और मेल्स देखे हुए हैं मेरी यूट्यूब जर्नी में, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं. तो आज ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कनिका को. शी इज वेरी डाउन टू अर्थ. मैंने उनको एक बार कांटेक्ट किया, हम पहले से टच में हैं, बट मैंने उनको कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू लेना है. तो मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, उनका रिस्पॉन्स था कि यार मेरा इंटरव्यू कौन देखना चाहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं बताने के लिए. तो अभी ना आप देखना, आपको इंटरव्यू देख के एक्चुअल में लगेगा कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चली हैं. और जो लोग अभी टारगेट कर रहे हैं ओएनजीसी के लिए, आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है. आपको थोड़ी सी इंसाइट्स पता चलेंगी ओएनजीसी में काम किस तरह से होता है. तो जैसे ही आप ये वीडियो देखना खत्म करते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, सो दैट हम जो या कुछ और पॉइंट्स जो हमें कवर करने चाहिए थे, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम जिस भी गेस्ट को बुलाऊं उनसे हम वो वाले क्वेश्चंस पूछें और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे. तो अभी आप देखो अच्छे से, बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं. इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम ट्राई करेंगे कि उन क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिल जाए. गाइस, एक और चीज, कनिका के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स के हैंडल हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं. तो अभी एक बार आप अच्छे से इंटरव्यू देखो, मिलते हैं इंटरव्यू के बाद. So hi Kanika, how are you? I'm good. Thank you for having me here. Thank you for coming. आपने इतना टाइम निकाला, आई एम रियली ग्रेटफुल. और ऑडियंस भी आई एम श्योर बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी आपसे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम पूछना चाहते हैं कि जो ओएनजीसी के एम्प्लॉयज हैं, हम लोग इतना गेट करते रहते हैं, रैंक चाहिए, और वहाँ पे लाइफ कैसी होती है. बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए. बट पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कभी पहले ऐसे इंटरव्यू दिया है कभी? नहीं, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई फील रियली ऑड. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इनफैक्ट इंटरव्यू आपका होना चाहिए था. मतलब अरे दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. बट ना बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एक है कि चलो ठीक है जॉब है, और एक ना ये र्यूमर भी होता है कि 14 डेज ऑन ऑफ रहता है. और फिर ना कुछ ऐसे डाउट्स. सबसे पहले मैं स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहूंगी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको प्रेफरेंस कम मिलती है सिलेक्शन के टाइम पे? नहीं, आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, मतलब वहाँ पे चाहे इंटरव्यू पैनल के लोग हों, चाहे हम ज्वाइनिंग के बाद जिनके साथ काम कर रहे हैं, जेंडर इंक्लूसिवनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओएनजीसी. एंड आई डोंट थिंक एंड आई हैव नेवर फेल्ट कि वहाँ पे इंटरव्यू में या फिर मतलब ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑल्सो या आफ्टर सिलेक्शन ऑल्सो देर इज एनी लेस प्रेफरेंस गिवन टू गर्ल्स. तो ऐसा तो मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि गर्ल्स आर गिवन एनी लेस प्रेफरेंस. बेटा ये पता नहीं र्यूमर है, कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, बट मैं खुद बहुत सारे कमेंट्स देखती हूँ
कि गर्ल्स को कम प्रेफर किया जाता है, अगर आपकी अच्छी रैंक भी होती है तो भी ऐसा होता है। तो बस मुझे ये था कि आप एक बार क्लियर कर दो कि तब कोई ओएनजीसी का कोई एम्प्लॉय अगर आपके सामने बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं है, फिर तो मानना बनता है कि ऐसा नहीं है। अगर आपकी अच्छी रैंक आई है, आपने इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म किया है, आपके पास कैलिबर है, आपके पास टैलेंट है, तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। गाइस प्लीज नोट दिस डाउन, और आगे से ऐसे आपको डिमोरलाइज नहीं होना कि जेंडर के बेसिस पे आपको कोई एलिमिनेट कर दे। कहीं पर भी नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता है। ओके, सो एक और चीज है, अभी जैसे एडवर्टीजमेंट आई है ओएनजीसी की, जिसमें अभी लग रहा है कि रिक्रूटमेंट होगी, तो अभी ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इंटरव्यू में जाते टाइम कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे कुछ टिप्स अगर आप दे पाओ। एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ से जितना भी कुछ सीखा है ना, आई वुड से कि नेवर बी अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आपके पास रैंक है, आपके पास टैलेंट है, आपने अच्छा स्कोर किया एमएससी में, आप अच्छे से पढ़ते आए हो, अगर आप कंसिस्टेंट सिंसियर रहे हो, तो फिर आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी चीज है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सकती है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ड्रेस प्रॉपरली, उससे भी अलग कॉन्फिडेंस आता है। जस्ट ब्रश अप योर बेसिक्स, बिकॉज वहां पे इतना कुछ हाई लेवल का इंटरव्यू नहीं होता है। इनफैक्ट आपने भी दिया, आपको भी पता है कि इतना हाई लेवल का इंटरव्यू नहीं होता है। वो सिर्फ आपके बेसिक्स को ही देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, एंड आपकी जितनी स्पॉन्टेनियस वो होता है ना कि आप कितने अच्छे से आंसर दे सकते हैं, उसी के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होता है। तो फिर जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, एंड आपके बेसिक्स पे डेफिनेटली आपका होल्ड स्ट्रांग होना चाहिए। और ना एक और क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में कि मेरी जो एमएससी है वो बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं है या बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से नहीं है, और उसके बाद मैंने कोई इंटर्नशिप भी नहीं करी है, और एमएससी में मेरा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो क्या मेरा कोई चांस बनता है वहाँ पे सेलेक्ट होने का? नहीं, आई थिंक कि एमएससी एक अच्छे कॉलेज से होना ना होना, आई डोंट थिंक इट मैटर्स। ऑल दैट मैटर्स इज कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, अब आप गेट एग्जाम देने जाते हो या नेट एग्जाम देने जाते हो, वहां पे कोई आपसे नहीं पूछता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है। वहां पे सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स देखी जाती है कि आप कितने एफिशिएंटली क्वेश्चंस को आंसर करते हो। तो इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है कि आपसे पूछेंगे डेफिनेटली कि आपने कौन से कॉलेज से किया है, क्योंकि आप अपने सीवी में भी डालोगे ना कि आपने इस कॉलेज से बीएससी किया है, इससे एमएससी किया है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट फैक्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी सिलेक्शन के ऊपर कि आपने अगर कोई लेसर नोन यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है या फिर कोई बड़े आईआईटी से किया है या जो भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एंड जैसे आपने इंटर्नशिप की बात की या प्रोजेक्ट की बात की, तो इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट से भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरी इंटर्नशिप जापान से हुई थी, मैंने वहां पे जितना भी काम किया मुझसे इंटरव्यू में नहीं पूछा गया था, जबकि मैंने सीवी में मेंशन किया था। तो अगर कोई नहीं भी कर रहा है कोई भी इंटर्नशिप, तो आई थिंक केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन सब के जो भी पोस्ट ग्रेड्स हैं उनसे इतना वो नहीं पड़ता है। बट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो भी होते हैं उनके लिए इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट बहुत मैटर करते हैं। उनसे तो प्रॉपर्ली पूछा जाता है कि आपने क्या काम किया है, उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। बट आपसे पूछा गया था, हाँ, मुझसे एमएससी प्रोजेक्ट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे इनफैक्ट, तो उन्होंने पूछा था कि कैसे काम इस टाइम पे हो रहा है, कैसे कुछ। तो आपसे पूछा था कुछ भी एमएससी के बारे में? मुझसे नहीं पूछा गया था प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप के बारे में। मुझसे प्रॉपर्ली द इंटरव्यू लास्टेड फॉर 18 to 20 मिनट्स, एंड उसमें जो भी पूछा गया था वो सारे कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड पूछा गया था। मुझसे इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के एक और एक स्टूपिड क्वेश्चन लगेगा थोड़ा सा पूछने में, बट ऐसे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे जो लैंग्वेज है उसको अगर हम हिंदी रखते हैं या इंग्लिश रखते हैं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, इनफैक्ट मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ओएनजीसी के जितने भी एसेट्स हैं, जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, वहाँ पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज करके डिपार्टमेंट होता है। देयर इज अ प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर। वहाँ पे हमेशा प्रमोट किया जाता है कि आप जैसे फाइल्स का कुछ काम कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, इनफैक्ट अपना नेम प्लेट भी बनवा रहे हो ना, वो भी डुअल लैंग्वेज होना चाहिए। वो हर तरीके से चाहते हैं कि आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है वो प्रमोट हो। तो इंटरव्यू में भी दे विल मेक यू वेरी कंफर्टेबल, एंड वो कभी नहीं बोलेंगे कि आप इंग्लिश में ही बोलो या फिर हिंदी में ही बात करो। इट इज अप टू यू, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे बात करो। दैट्स ग्रेट। इससे ना बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत बार वीडियोस में बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी एक टेक्निकल इंटरव्यू है, उसमें आप कॉन्सेप्ट से चेक करेंगे, लैंग्वेज से कुछ नहीं फर्क बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वहां से उसको लेके कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो अब ना इंटरव्यू के लिए फिर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मिल जाती है, बट जैसे इंटरव्यू हो गया, फाइनल कट ऑफ आ गई है, इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है अगर आप थोड़ा सा एनलाइटन कर पाओ कि कैसे कैसे होता है। फाइनल कट ऑफ सब कुछ आ गई, आपका सिलेक्शन हो गया, तब तो मतलब आपके पास ऑफिशियल एक ऑर्डर आता है, मतलब कि भाई यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड यू हैव बीन गिवन दिस प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ऐसे करके। एंड उसके बाद आपके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इन माय केस उन्होंने 21 डेज का टाइम दिया था कि आप
25 सितंबर के पहले या एक पर्टिकुलर डेट के पहले आपको ज्वाइन करना ही करना है। तो उसी दौरान फिर ये होता है कि आपके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो भेजते हैं, मतलब बाय पोस्ट। तो आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने पड़ते हैं कि जैसे ही आप अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे जाओगे आपको वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सारे सबमिट करने हैं, मतलब सारे ऑफिशियल जो भी चीजें होती हैं आपकी एड्रेस से रिलेटेड या फिर मतलब बहुत सारे जो लीगल प्रोसीजर्स है सारे के सारे उस चीज से रिलेटेड। तो बाकी बस आप यही होता है कि अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हो कि द एक्सपीरियंस इज टोटली न्यू, कि आप एक नई प्लेस पे जा रहे हो, उसकी एक्साइटमेंट होती है, फिर आप नए लोगों से मिल रहे हो वहां पे और ये सब होता है। तो अच्छे से गुजर जाता है वो टाइम भी कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग टू नो। एंड उसके बाद आप नई जगह पे जा रहे हो, आपके एस्पिरेशंस होते हैं, आपके होप्स होते हैं, एंड यू जस्ट लुक फॉरवर्ड टू द न्यू इनिंग्स ऑफ योर लाइफ। अभी जैसे आपने बोला कि आपको 21 डेज का टाइम मिला था रिपोर्ट करने के लिए, तो जो ये 21 डेज वाला टाइम था इसमें क्या किया था? जैसे आपको पता है कि वहाँ पे शिप्स वगैरह होती हैं, आपको शायद ओशंस वगैरह का थोड़ा रहता, तो स्विमिंग सीखी थी उस चीज के लिए? नहीं ऐसा नहीं होता है। वो शिप्स एंड स्विमिंग वाला सबके लिए नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। एक्चुअली ये बड़ा कॉमन सा ना मिसकंसेप्शन है, मुझे भी ज्वाइन करने के पहले या फिर जब मैंने गेट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि ONGC इज ऑल अबाउट 14 डेज ऑन ऑफ। तो मुझे यही लगता था कि मैंने कहा अच्छा है 14 दिन वहां पे काम वाम करके मजे आएंगे एंड उसके बाद फिर आपको जो करना है वो करो। बट वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबके लिए नहीं होता है 14 डेज ऑन ऑफ। तो सबको भी हेलीकॉप्टर में बैठ के एक पर्टिकुलर ऑफशोर इंस्टॉलेशन पे नहीं जाना होता है, कि कुछ लोगों को मिलता है, जनरली बॉयज को ही मिलता है, गर्ल्स को भी मिलता है इफ दे वांट, बाद में होता है वो, मतलब स्टार्टिंग में आपको नहीं भेज देंगे। तो वहां पे जाने की जो प्रिपरेशन होती है कि आपको हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग होता है, आपको सी सर्वाइवल ट्रेनिंग होता है, वो वहां जाने के बाद होता है। वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद होता है। उसके पहले आप चाहो अपने इंटरेस्ट से स्विमिंग सीख लो या जो भी है, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। वो वहां पे जाके ट्रेनिंग होगा, उस ट्रेनिंग के बाद ही इफ यू आर सर्टिफाइड देन उसके बाद आप जाते हो। और ना एक चीज और पूछनी थी, जैसे जो पोस्टिंग आती है, क्या आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चूज कर लो, आपको 3-4 जगह मिल गई कि इनमें से कहीं पे आप चाहते हो पोस्टिंग, ऐसा होता है? आपको नहीं पूछते हैं कि आपको कहाँ पे भेजना है, इट इज टोटली अप टू देम कि वो कहाँ पे आपको भेजना चाहेंगे। एंड ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि जैसे आप नॉर्थ के हो तो फिर आपको थोड़ा क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस हो, तो इसलिए आपको साउथ में भेज देंगे, ईस्ट वाले लोगों को वेस्ट में भेज देंगे। तो ये होता है क्योंकि आपको पैन इंडिया काम करना होता है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बोलोगे कि आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली काम करना है तो आप दिल्ली करते रहोगे। इनफैक्ट ऐसा होता है कि अभी आजकल ये सीन है कि 5 इयर्स तक सबको चाहते हैं वो लोग कि आप GTs की तरह ज्वाइन कर रहे हो तो आप टेक्निकल नॉलेज या फिर फील्ड एक्सपीरियंस आपके पास ज्यादा हो, ताकि आप जब बाद में ऑफिस में जाओ तो आपके पास टोटल नॉलेज हो कि फील्ड में कैसा काम होता है, वहां पे किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सब यही प्रेफर करते हैं जो हमारे सीनियर्स हैं कि हमारे पास फील्ड नॉलेज बहुत ज्यादा हो। तो स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए वैसे कि आपको ऑफिस पोस्टिंग या बहुत अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, तो बट बुरी पोस्टिंग कोई भी नहीं होती है वैसे, वहां पे सारी की सारी अच्छी होती है इन सम वे और दी अदर। एंड आपको उनमें से नहीं पूछते हैं कि कहाँ पे जाना है आपने। और जैसे ना आपने अभी बात करी थी कि ट्रेनिंग वहाँ पे होती है, तो ट्रेनिंग वाला कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब थोड़ा हेक्टिक रहता है स्केड्यूल उस टाइम पे? आई थिंक वो ऐसा होता है कि ट्रेनिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ONGC। वो अभी ऐसा होता है कि जैसे जब हमने ज्वाइन किया था हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हमें पता चले कि ONGC में होता क्या है। कोरा पे 2-3 आंसर्स थे ना, तो एवरीवन यूज्ड टू से कि दिस इज द हनीमून पीरियड। मैंने भी पढ़ा है। एक्चुअली मैं जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो वही था, इतने ज्यादा रिसोर्सेज होते नहीं थे। यूट्यूब अभी बहुत पॉपुलर है, बट उस टाइम पे 2-3 साल पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। तो कोरा वगैरह भी पढ़ लिया, कोई आर्टिकल की हिंदी पढ़ लिया, तो वहाँ पे ये हनीमून पीरियड ट्रेनिंग के लिए। तो ये मैंने पूछा कि बहुत हेक्टिक रहता है या फिर ऐसे जो लिखा हुआ है हनीमून पीरियड, तो क्या एक्चुअल में नहीं? वो एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा पीरियड होता है बिकॉज वो देहरादून में होता है। एंड देहरादून बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। मतलब तो हम लोग की जब ज्वाइनिंग हुई थी वी ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि यार हमारा कब ट्रेनिंग में नाम आएगा, कब ट्रेनिंग में नाम आएगा, कब हम जाएंगे वहां पे। फिर आपका वहां पे 8 वीक्स का देहरादून में ट्रेनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड GTT, जनरल थियोरेटिकल ट्रेनिंग। उसके बाद फिर आपको 2 वीक्स के लिए अलग अलग फील्ड्स पे लेके जाते हैं। कुछ लोगों को अहमदाबाद लेके जाते हैं, कुछ लोगों को महसाना लेके जाते हैं, अंकलेश्वर लेके जाते हैं, एक राजा मुंद्री है साउथ में, वहां पे लेके जाते हैं कि फील्ड में जैसे ऑनशोर लोकेशंस है वहां पे दिखाएं कि आपके प्लांट इंस्टॉलेशंस पे कैसे काम हो रहा है, रिग्स पे कैसे काम हो रहा है। तो टोटल फील्ड का होता है वो, दैट इज कॉल्ड MDFF। एंड उसके बाद फिर हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है कि जैसे मैं केमिस्ट्री की हूँ तो फिर हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है इन देहरादून। वहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, KDMIP है, IDT। तो वहाँ पे प्रॉपर केमिस्ट्री से रिलेटेड आपकी
6 वीक्स इतने की ट्रेनिंग होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, जैसे आपने बोला कि 21 डेज का टाइम आपको मिला, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके जस्ट बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं इट हैपेंस इन बैचेस। अब जैसे हमारे टाइम में मैंने 2018 में ज्वाइन किया तो 1000 एंड कुछ का रिक्रूटमेंट हुआ था, तो 150 140 के बैचेस में बच्चों को बुलाते हैं वहाँ पे, बच्चों को नहीं सीनियर्स को बुलाते हैं, वी आर नॉट किड्स एनीमोर। तो फिर उनको ऐसे से बुलाते हैं, तो फिर डिपेंडिंग ऑन कि कब आपका लक आता है या फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऐसे फिर आप ट्रेनिंग में जाते हो। तो अब ना चलो ये तो ठीक है, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग वाला पीरियड बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपने ज्वाइन भी कर दिया। ज्वाइनिंग के बाद जो हम बोलते हैं ना ओएनजीसी कॉलोनी, मैंने ये वर्ड कोरा वगैरह पे सुना है कि वो बहुत अच्छी कॉलोनीज होती हैं, ग्रीनरी बहुत ज्यादा होती है जनरली, तो इन सब के बारे में आप क्या बोलोगे? लाइफ कैसी है वहाँ पर? आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमें बिना, क्योंकि हम बड़ी ऑफ लोकेशंस पे जाते हैं ना कभी कभी, कि फॉर एग्जांपल मेरी जो पोस्टिंग है वो काकीनाडा हुई है। जब मुझे ऑफर लेटर मिला, मुझे उस जगह का नाम भी नहीं पता था कि वो कौन से स्टेट ये मैंने भी आपसे सुना है। हाँ। जब लास्ट ईयर अपनी बात हुई है तो फोन पे जो बात हुई थी तभी आपने मुझे बोला, मुझे नहीं पता था कि ऐसा अभी कुछ है। हमें अभी भी नहीं पता, इतनी सारी लोकेशंस है इंडिया में जहाँ पे इतने सारे इंस्टॉलेशंस है, इतनी कंपनीज है, बट नहीं आइडिया होता ना, क्योंकि हम वी आर कन्फाइंड टू वन प्लेस। हमें नॉर्थ का ही थोड़ा बहुत पता है, दिल्ली का पता हो जाएगा हमें, ये सब है। तो वहाँ पे ये होता है ना कि एक नई लोकेशन पे आप जा रहे हो, आपकी लैंग्वेज का बहुत इश्यू होता है, आपके कल्चरल डिफरेंसेस बहुत होते हैं, खाने का बहुत ज्यादा इश्यू होता है। तो फिर ये होता है कि वहां पे अगर आपको ऑलरेडी एक सेटअप मिल जाए जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो, वहां पे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, तो नथिंग बेटर देन दैट। एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड इन दैट केस कि हमें एक अच्छे एकोमोडेशन मिलता है जहाँ पे आप आराम से सेटल अप करने में ईजी होता है, बस और कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप एक नई जगह पे जाओगे, टोटली आप घर ढूंढोगे, ये करोगे वो करोगे, तो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट। तो ऑफ कोर्स मतलब कॉलोनी इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ होम। तो ऐसा होता है कि हर कोई जो एम्प्लॉय है वहाँ पे सबको ऐसे कुछ क्वार्टर्स टाइप कुछ मिलते हैं कॉलोनी में? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉइज ऑल्सो, कि कुछ लोग होते हैं जैसे वो फैमिली लेके आते हैं, मतलब अगर उनको बैचलर अकोमोडेशन में नहीं रहना है तो ऑब्वियसली दे कैन ऑप्ट फॉर क्वार्टर, जो फैमिली क्वार्टर्स होते हैं, बाहर भी ढूंढ सकते हैं फ्लैट्स, उसका एचआरए मिलता रहेगा या जो भी है, तो वो आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है। हम बैचलर्स हैं, हमें बैचलर अकोमोडेशन सूट करता है एंड हमें मिलता है तो फिर हम वहीं पे रहना। ऐसा होता है कि आपको एक सेपरेट रूम मिलता है या फिर वो शेयरिंग वाला होता है? कि शेयरिंग वाला ऐसे होता है कि हाँ 2-3 लोग रहते हैं उसमें, बट सबका अलग अलग इंडिविजुअल चलता है, किचन इज कॉमन बट अच्छा मेंटेन्ड होता है वो, यू डोंट गेट एनी प्रॉब्लम एज सच। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स अच्छे बन जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। हाँ, थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम बात करें कि चलो ठीक है लाइफ तो ऐसी है, अगर हम बात करें जो आपके प्लांट्स में जैसे पोस्टिंग आती है या फिर लैब्स में होती है, तो हमें वर्क कल्चर कैसा रहता है? मतलब ऐसा थोड़ा साइड दोगे, कैसा काम होता है, किस तरह का करने को मैं मिलता है? अगर स्पेसिफिकली अब केमिस्ट्री की बात करूं तो फिर केमिस्ट्री की तो मतलब बहुत सारी जगह पे अलग अलग टाइप की पोस्टिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी पोस्टिंग प्लांट में, 3 years से आई बीन वर्किंग इन प्लांट, तो वहां पे ये होता है ना कि फील्ड है, प्रॉपर है। फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लैब पोस्टिंग मिलती है, बिकॉज देयर आर न्यूमरस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ओएनजीसी में ही, जैसे मुंबई में भी है, आईयूजीपीटी है, आईईयूटी है, देन देहरादून में भी है। ये सारी टर्म्स हम गूगल करेंगे आपकी वीडियो को पोस्ट करके। हाँ। मैं भी देखूंगी और व्यूअर्स आई एम श्योर आप लोग भी सर्च करके जाना, इंटरव्यू में जाओगे हेल्प हो जाएगी। यस, तो देहरादून में है जहाँ पे हमारी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। देन देयर आर रीजनल जियो साइंस लेबोरेटरीज, वो 3-4 जगह पे है। तो वो लैब पोस्टिंग ऐसे होती है ना, तो जैसे आप एमएससी करके आते हो, यू फील रियली गुड कि आप वहां पे थोड़ा प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस करके आए हो, यहाँ पे आप प्रॉपर लैब में काम कर रहे हो, रिसर्च पेपर्स भी कर रहे हो पब्लिश, देन यू अटेंड कॉन्फ्रेंसेज ऑल्सो और सब कुछ कर रहे हो, तो आपको यू गेट अ फील ऑफ एमएससी एंड पीएचडी। आप पीएचडी भी वहां पे रह के कर सकते हो, तो इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। मोर ओवर जैसे आप प्लांट में हो तो प्रॉपर फील्ड वाला नॉलेज हो जाएगा आपको, कैसे प्लांट में काम होता है, कि भाई कहाँ से ऑफशोर से कनेक्टेड होती हैं वो चीजें, फिर आगे कैसे कैसे काम हो रहा है, प्रॉपर आपको मिलता है वो उसका आइडिया। देन कुछ लोगों की पोस्टिंग जो होती है वो रिग्स पे होती है। जनरली लड़कों की, जैसे जो केमिस्ट्री की डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो एज ड्रिलिंग फ्लूइड इंजीनियर्स, वो टर्म होता है ड्रिलिंग फ्लूइड इंजीनियर्स। एंड आई विविडली रिमेम्बर दिस कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई कि केमिस्ट्री वाले कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, तो मैंने बोला कि ऐसे मड सर्विसेज, और तो उन्होंने बोला डोंट कॉल इट मड, मैंने लिखा था हाँ, तो उन्होंने बोला डोंट कॉल दिस मड, वो ड्रिलिंग फ्लूइड होता है। तो फिर तब से आई यूज दिस टर्म। इनफैक्ट आई रिमेंबर उन्होंने मुझसे पूछा था इंटरव्यू में कि मड क्या होता है, क्योंकि मैंने वो यूज कर दिया था वर्ड, उन्होंने कहा मड क्या होता है, तो उन्होंने पूछा भी था, तो कहते कहाँ से पता चला आपको ये सारी चीजें, तो उनके पास एक ही सोर्स होता था, कोरा होता था, 4-5 आंसर्स लिखे हुए वहाँ पे, सब वही पढ़ के जाते हैं, वही सब बोलते हैं। आई थिंक इंटरव्यूअर्स को भी पता है कि बच्चा वहीं से देख के आया, क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेस है भी नहीं केमिस्ट्री, है भी नहीं।
इनफैक्ट आपके चैनल के पहले तो केमिस्ट्री का But कोई हम यूट्यूब try कर चैनल रहे भी हैं नहीं कि था। जितनी चीजें हो सकती है ना, जो पॉइंट्स हैं जो हम पब्लिकली बोल सकते हाँ। हैं, एटलीस्ट उनको तो यूट्यूब पे लेकर आए, बिल्कुल। क्योंकि ये वाली चीजें ना अभी नहीं है, बट स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे ढूंढते थे, कुछ नहीं मिलता था। कैसे प्रिपेयर करें, क्या पहन के जाएं, ये बहुत बड़ा इशू रहता है कि क्या पहन के जाएं। नहीं, आप फॉर्मली ड्रेसअप हो। इनफैक्ट फॉर गर्ल्स आई वांट टू टेल यू, आप प्रॉपर सलवार सूट में ड्रेसअप हो जाओ, आप अच्छा सा शर्ट एंड ट्राउजर्स डालो, जस्ट ड्रेस प्रॉपर्ली, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट फील हो ना, कि आप जिस भी ड्रेस में कॉन्फिडेंट हो, कोई आपको जज नहीं कर रहा है वहां पे, आप कुछ भी डाल के जा रहे हो, बट ऑब्वियसली यू शुड ड्रेस लाइक अ प्रोफेशनल, कि आप चाहे सलवार सूट में जाओ, चाहे आप प्रॉपर उसमें जाओ अटायर में, शर्ट एंड ट्राउजर्स वाले में, जस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड इतना कुछ मैटर नहीं। एंड जस्ट बी कंफर्टेबल विद इट। एग्जैक्टली, कंफर्टेबल होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू कैरी इट कंफर्टेबली। तो ठीक है, हमने इंटरव्यू की बात कर ली है, आपने थोड़ा सा वर्क के बारे में बताया, बट फिर से ना मैं थोड़ा जेंडर बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि ट्रस्ट मी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे डिफरेंस रहता है। सपोज करो 2 बंदों का सिलेक्शन हुआ है, वन इज मेल कैंडिडेट, सेकंड इज फीमेल कैंडिडेट, तो इनमें ना जिनका वर्क होगा, जैसे जो वर्क प्रोफाइल होगी, उसमें कैसे डिफरेंस आता है? ऐसा कुछ है कि उनको एक अलग से काम दिया जाता है, फीमेल कैंडिडेट्स के कुछ अलग से एक पोर्शन बचा के रखा हुआ, ये वाला काम तो फीमेल कैंडिडेट्स ही करेंगे, ऐसा कुछ होता है या सबके लिए वो न्यूट्रल चलता है? ऐसा कुछ नहीं होता। आई टेल यू माई एग्जाम्पल। मेरी पोस्टिंग हुई थी तो फिर वी वर 6 केमिस्ट्स, ठीक है, आई वॉज द ओनली गर्ल एंड देयर वर 5 बॉयज विद मी। तो हम लोग चले गए भाई लैब में, अपना फर्स्ट डे वहां पे या जो भी है, हम सबको इक्वली ट्रीट करके हमारे बॉस ने सबको बोला कि आपको लैब में ही काम करना है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं था कि मैं लड़की हूं तो फिर मैं ये काम नहीं करूंगी, या फिर वो लड़के हैं वो ये एक्स्ट्रा काम करेंगे। इनफैक्ट मे बी इट इज अप टू वंस ओन चॉइस कि भाई वो कहाँ पे करना चाहता है, कहाँ पे नहीं करना चाहता है। अगर आपको कोई हार्ड काम मिल भी गया है तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस, तो आपका जॉब प्रोफाइल चेंज भी हो जाएगा, कि आपको और थोड़े कंफर्टेबल स्पेस में लाने की कोशिश कर लेंगे या जो भी है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज अ वेरी जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस, कि आपके ऐसा होता है ना कि आप जहाँ पे कंफर्टेबल है वो सारी कोशिश करेंगे कि आपको कंफर्टेबल फील करवाएं वहाँ पे, कि आपको काम से रिलेटेड तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप रो रहे हो उसको लेकर या जो भी, ऐसा नहीं होगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि कंफर्टेबल होना ना अपने वर्क प्लेस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मोर ओवर in an organization में नहीं, in a workplace where there are more of male people and male candidates, या फिर जैसे GTs की मैं बात करूं तो जैसे मेरे साथ 5 लोग थे तो मैं अकेली लड़की थी, तो फिर ऐसा नहीं था कि भाई मैं बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रही हूँ कि भाई मैं तो सारे लड़कों के बीच में काम कर रही हूँ और ये सब है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरीबडी वाज ट्रीटेड इक्वली। अब ना एक क्वेश्चन और है, जैसे हमने ऑफशोर की बात अभी की नहीं है, बट जैसे वो 14 डेज ऑन ऑफ वाला रहता है कि जो आपने जैसे बोला कि बॉयज को जनरली भेजना है वहाँ पे, तो आपको लगता है वो काफी डिफिकल्ट रहता होगा वो वाला पार्ट, की जिसमें आपको 14 डेज देखने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि 14 दिन काम करना है, 14 दिन छुट्टियां मारेंगे, बट होता है ना कि वहाँ पे वो जो 14 दिन वहाँ पे रहना है, जहाँ पे आपके पास फोन नहीं है, सारे सोशल नेटवर्किंग जितनी साइट्स हैं वो नहीं है, तो वो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट हमसे भी कोई पूछे कि आपका फोन आपके पास नहीं है 14 डेज, आप अपनी फैमिली के साथ रेगुलरली कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट। मोर ओवर वहां पे डे नाइट शिफ्ट में काम करना 12 आवर्स या जो भी है, एंड इतने एक्सट्रीम वेदर्स में, क्योंकि कभी स्टॉर्म्स आ रहे हैं, कभी साइक्लोन्स आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, तो आई गेस दे आर द रियल एनर्जी सोल्जर्स जो ऑफशोर लोकेशंस पे काम कर रहे हैं। मतलब हम तो चलो ठीक है, वही नीचे में सबको एनर्जी सोल्जर्स बोलते हैं, बट दीज आर द रियल पीपल, रियल हीरोज। कि कोविड के टाइम पे भी इन्होंने ऐसा था कि 45 डेज 60 डेज एट अ स्ट्रेच काम कर रहे थे वो लोग, अपने फैमिली से दूर, पता नहीं चल रहा है कि वहां पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, एंड दे वर कॉन्टिन्यूअसली डूइंग देयर ड्यूटीज विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। ऐसा ना कोई आर्टिकल भी आया था एक न्यूज़पेपर में जिसमें ONGC के एम्प्लॉइज को ही दिखाया गया था कि वो लोग कोविड के टाइम पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और जो आउटपुट था उनका, उस टाइप का कुछ आर्टिकल मैंने देखा था। अब एग्जैक्ट ONGC सेवक्स बोलते हैं, सेवक्स बोलते हैं। हाँ, अभी ना जैसे हमने बात कर ली, थोड़ा सा वर्क का आइडिया हो गया है, वहाँ पे रहते कैसे वो आइडिया हो गया है। अब ना जो अगर हम बात करें, जैसे अभी ना गेट का जो एग्जाम है, पहले ऐसा नहीं होता था अपने टाइम पे, बट अभी जो हो रहा है, जो BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी गेट के लिए एलिजिबल हैं, वो गेट दे सकते हैं। तो मैं ना अभी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है ONGC का, बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो काम अभी MSc पास आउट करके जो कैंडिडेट्स वहाँ पे सेलेक्ट होकर जाते हैं केमिस्ट की पोस्ट पे, जो काम अभी वो कर रहे हैं, अगर हम किसी BSc वाले कैंडिडेट को भेजते हैं वहाँ पे, वो सिलेक्शन होकर जाए, तो क्या वो भी इक्वली एफिशिएंट होगा उस काम को करने के लिए जो आप लोग कर रहे हो? एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं एफिशिएंसी की बात करूं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही होने लग जाए तो MSc की वैल्यू क्या रह गई फिर? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन BSc एंड MSc। मतलब
बैचलर्स एंड मास्टर्स में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि आपको थोड़ा और एडवांस नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में. इनफैक्ट हम ये भी तो बोलते हैं ना कि भाई विदाउट एमएससी बीएससी डजंट स्टैंड एनीवेयर. तो फिर ये चीज होती है. तो ऐसा नहीं है कि वो एफिशिएंट नहीं होंगे या जो भी है, क्योंकि हार्ड वर्किंग सब होते हैं, है ना, काम अच्छे से करते हैं, उनको जो भी मिलेगा या जो भी है. बट फिर भी एक होता है कि आप एमएससी में जाओगे, आप और चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, आप पढ़ोगे उन चीज़ों के बारे में, ऑब्वियसली योर टेक्निकल नॉलेज विल इंक्रीज, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे होंगे, आपको थोड़ा रिसर्च, क्योंकि बीएससी में आप रिसर्च इतना नहीं करते हो, आप अपना जो कन्फाइनमेंट होता है वो सिलेबस की तरफ होता है, थोड़ा थियरी वाला पोर्शन ज़्यादा होता है. एमएससी में यही तो बेसिक डिफरेंस है ना कि आप लैब वर्क, फिर प्रोजेक्ट वर्क एंड रिसर्च वर्क में ज्यादा एक्यूमेंट आपका आता है उसमें. तो फिर यही होता है कि आप आगे चल के आप कहीं पर भी जॉब में जाए, नॉट इवन ओएनजीसी में ही नहीं, मतलब आप कहीं पर भी जाते हो तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का अपर हैंड तो डेफिनेटली रहता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. तो इसके बाद ना अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ तो आपकी जॉब का सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा है? आई थिंक चैलेंजिंग पार्ट सबसे ज़्यादा यही होगा कि हमारी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होती है वो जनरली बहुत ऑफ लोकेशंस पे होती है. बट ये भी नहीं है कि बहुत परमानेंट है वो चीज़, क्योंकि हर 5 साल बाद 7 साल बाद इवेंचुअली ट्रांसफ़र हो जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है. बट हाँ, थोड़ा घर से दूर रहना, फिर एक वैसे दिस इज गुड ऑल्सो इन सम वे कि आप थोड़ा दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, वहाँ की लैंग्वेज सीखने का आपको मौका मिलता है या जो भी है. तो फिर आई वुडंट से दैट इट इज अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट, आई वुड से दैट इट इज अ डिफरेंट पार्ट विच इज एनरिचिंग इन सम वे. तो ये अच्छी चीज है कि ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है. सो कनिका, काफी डिस्कस कर लिया हमने एंड ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. और मैं ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि ना गेट का एग्जाम आपको पता है, टॉप 100 चाहिए, टॉप 50 चाहिए. जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे टारगेट कर रहे हैं ओएनजीसी, सबको होता है कि हमें तो टॉप 50 रैंक चाहिए. और कभी कभी ऐसे होता है प्रिपरेशन फेज में कि आपको एक पॉइंट पे लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा. तो उस टाइम पे अगर थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना. तो अगर आप थोड़ा सा बता पाओ पर्क्स के बारे में, क्योंकि देखो रेप्यूटेड तो है ये जॉब, इतना तो सबको बताए, एटलीस्ट हम मान के चलते कि ऐसा है. बट उसके बाद अगर थोड़े से पर्क्स आप डिस्कस कर पाओ जो थोड़ा सा एडिशनली मिलता है तो थोड़ा सा एक सोर्स और हो जाएगा मोटिवेशन का एस्पिरेंट्स के लिए. आई थिंक ये जो पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं ना, इट हैज़ बीन अ मच टॉक्ड अबाउट टॉपिक. मतलब वो इतने प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस ऑलरेडी होता आया है, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स हों, चाहे वो लोन वाले, हाउसिंग लोन वाले बेनिफिट्स हों, या फिर वाइट गुड्स के टर्म्स में हों. मतलब ऐसा होता है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओएनजीसी एंड अ मेजर रीजन कि पीपल जॉइन ओएनजीसी. ठीक है, अब मेडिकल बेनिफिट्स में ऐसा होता है कि आई थिंक इट इज अ ब्लेसिंग, इन नॉट इन डिस्गाइज बट ब्लेसिंग ट्रूली, कि ओएनजीसी टेक्स केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, इट्स फैमिली मेम्बर्स इन ऑल पॉसिबल वेज. मतलब इट गोज आउट ऑफ इट्स वे कि आप मेडिकली जो भी प्रॉब्लम होती है आपको, उनके एम्प्लॉइज़ को या फिर एम्प्लॉइज़ के डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को जितना अच्छा पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है उनको वो मिलता है, एंड दैट इज़ अनलिमिटेड. तो फिर इट हैज़ बीन अ वेरी गुड पार्ट ऑफ ओएनजीसी एंड नॉट इवन perks or allowances, but in general, मतलब the working conditions, the atmosphere is really inspiring, and कोई इंसान कुछ अचीव करना चाहे ना, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे जा सकता है. मतलब इट इज एनकरेजिंग इन ऑल द वेज. तो दिस इज एन एडेड एडवांटेज कि आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको लोन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट दिस शुड नॉट बी द ओनली रीजन कि यू जॉइन ओएनजीसी. आई मीन इट इज मच मोर देन ऑल दिस. इट कैन बी वन रीजन, इट कैन बी वन रीजन एंड इट कैन बी द मेजर रीजन, बट इट शुड नॉट बी द ओनली रीजन. आई एग्री. और इसके साथ साथ अगर हम ये पूछें कि जैसे आपके वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो किस तरह का रहता है, आपको वीकेंड्स ऑफ मिलता है? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पोस्टिंग यू गेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑफिस पोस्टिंग है तो फिर ऑब्वियसली द टाइमिंग इज 9:30 to 5:30 टोटल, जैसे कॉर्पोरेट में होता है. देन इफ यू गेट अ प्लांट पोस्टिंग जहाँ पे आप शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो इट कैन बी अ 6 and 2 hour शिफ्ट, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट. वहाँ पे ऐसा होता है कि 6 to 2 मॉर्निंग में 6 एंड देन आफ्टरनून to 2. देन फिर जो इवनिंग शिफ्ट होता है दैट इज फ्रॉम 2 PM to 10 PM, एंड जो इवनिंग नाइट शिफ्ट होता है दैट इज फ्रॉम 10 PM to 6 AM. तो प्लांट में ऐसा होता है. फिर देन यू गेट 2 days ऑफ, तो 2 दिन मॉर्निंग शिफ्ट, 2 दिन इवनिंग शिफ्ट एंड 2 दिन नाइट शिफ्ट, फिर उसके बाद 2 days ऑफ. तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पैटर्न.
एंड जो ऑफशोर में है या फिर ऑनशोर में भी 14 डेज वाला जो प्रोविजन होता है, वहाँ पे ये होता है कि 14 डेज आप काम कर रहे हो एंड 14 डेज यू गेट ऑफ। एक बार आपने ये क्लियर कर दो, क्योंकि ऑन शोर ऑफ शोर ये ना बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या मीनिंग है इनका, एक्चुअली में क्या डिफरेंस क्या है दोनों में। ऑफशोर तो ऑब्वियसली आप चॉपर से जाते हो वहां पे, बीट अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में आपका इंस्टॉलेशन होता है, बीट द रिग और द प्रोसेस प्लेटफॉर्म्स, तो वो ऑफशोर होता है, कनेक्टिविटी नहीं है एंड पानी के बीच में होता है, जैसे सब बोलते हैं ना, समुद्र के बीच में और ये सब। ऑनशोर में ये होता है इट इज ऑन द लैंड, ठीक है। तो आपका जो भी इंस्टॉलेशन होगा, बीट द रिग और जो भी आपका प्लांट वगैरह होगा, दैट इज ऑनशोर। ऑफिस इज डिफरेंट एंड वन टाइप ऑफ पोस्टिंग इज इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे आपकी लैब्स में या फिर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पोस्टिंग हो जाएगी, तो दैट इज ऑल्सो ऑफिस काइंड ऑफ अ पोस्टिंग। तो वहाँ पे भी आपका 9:30 to 5:30 का रहेगा, तो ये चीज़ है। तो चलो ये तो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें कि आपको कितनी लीव्स मिल जाती हैं पर ईयर, जैसे आपको ऑफ चाहिए, तो वो भी वैसे जो लीव्स होती हैं वो पोस्टिंग टू पोस्टिंग पे डिपेंड करती है कि आपका कौन सा वर्क असाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑफिस ड्यूटी में होते हो, जहाँ पे आप 9:30 to 5:30 मंडे टू फ्राइडे काम करते हो, वीकेंड्स आपके ऑफ होते हैं, तो आपका ऐसा होता है कि 1 month 1 CL ऐसे करके 12 कैजुअल लीव्स होते हैं, 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होते हैं। इन जनरल जैसे गवर्नमेंट ऑफिस का होता है हाफ पे लीव्स, अर्न लीव्स और ऐसे करके नॉर्मल जैसे क्राइटेरिया वैसे होता है। इसमें ये चीज़ होती है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, मतलब जो वहाँ पे जिनकी पोस्टिंग है, जो या फिर जो मतलब वहां से कहीं और काम कर रहे हैं, तो उनको एडिशनल मतलब डिपेंडिंग ऑन द फार ऑफ लोकेशन कि वो दूर से हैं, तो उनको 3-4 एक्स्ट्रा लीव्स मिलते हैं मतलब पर ईयर ये चीज़ है। तो उनके 15-16 ऐसे करके CL होता है। तो बाकी नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट का है वैसा ही लीव्स का कल्चर है यहाँ पे। तो घर पे कोई कंप्लेंट करता है? मम्मा बोलती है कि आती नहीं है हमारी बच्ची तो घर पे। ऑब्वियसली होता ही है कि आप इतना दूर रह रहे हो। एंड अभी जैसे मैं अभी घर पे आई हूँ, तो इट्स बीन लाइक 9 to 10 months कि मैं उसके बाद लास्ट टाइम मैं दिवाली पे आई थी। अब कोविड का भी बीच में अगर टाइम हो गया जो भी है, और अगर दूर की लोकेशन है तो आप इतना फ्रीक्वेंटली आ भी नहीं सकते हो मतलब। तो ये चीज़ तो हाँ चैलेंजिंग पार्ट तो है थोड़ा ये, बट ठीक है कोई बात नहीं। और अगर हम बात करें कि अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है ONGC में, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसको कहेंगे आप? ऐसा कोई मोमेंट रहा हो, कोई इवेंट रहा हो? आई थिंक ट्रेनिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत मेमोरेबल पार्ट रहा है। एंड एक ये चीज़ होती है ना कि आप एक पर्सनल लेवल पे जो ग्रो करते हो, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। मतलब मैं जब यहाँ से गई थी, आई हैड बीन लिविंग इन माई होम सिंस फॉर एवर। मतलब मैं हॉस्टल में नहीं रुकी थी, PG में नहीं रुकी थी। ऐसा होता था कि सीधा घर से उठ के मैं पहुँच गई हूँ वहाँ पे। सेम पिंच। तो ऐसा होता है ना कि आप इंट्रोवर्ट होते हो, बिकॉज ऐसा होता है बड़े प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में होते हो, भाई मम्मी पापा हैं और सारे काम आपके ऐसे हो जाते हैं। फिर आप जब ऐसे उठ के चले जाते हो ऐसी लोकेशन पे, फिर आपको सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है, आपको ग्रोसरीज भी करनी है, आपको खाना भी बनाना है, आपको सारी चीजें भी लेके आनी है। तो आपका जो एक अगर इंट्रोवर्ट नेचर होता भी है ना, तो भी आपका वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है ग्राउंड लेवल पे जाकर। बस ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, क्या करेंगे फिर। तो फिर ये चीज होता है कि आप पर्सनल लेवल पे जो ग्रो करते हो ना, मतलब मैं तो पहले बात भी नहीं कर सकती थी किसी से। इनफैक्ट एक फनी चीज है ना कि जैसे कस्टमर केयर पे हम कॉल करते हैं ना किसी कंप्लेन वगैरह के लिए, तो मुझसे वो भी नहीं होता था। मैं अपने भाई को कहती थी यार एक बार बात कर ले, अभी तो सारे इश्यू सारे ग्रीवेंसेस आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पर्सनल ग्रोथ है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप कॉन्फिडेंट बन जाते हो, आप नए नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे, सीनियर से करोगे, इतना उनका एक्सपीरियंस मिलता है आपको, तो दैट इज अ गुड एक्सपीरियंस। तो ये चीज है। चलो ये तो हमने बात कर ली ONGC के बारे में। अब ना ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली ऑडियंस को सुनना होता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। अब ना मैंने थोड़ा सा सेगमेंट रखा है एक रैपिड फायर टाइप्स का, तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी। अच्छा। आपको आंसर पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ येस और नो में आंसर देना है, ठीक है। और हम आपसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगेंगे ऐसा क्यों बोला है। तो आप येस और नो बोल के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, जैसे आप काम करते हो ONGC में, तो क्या आपको रिकॉग्निशन मिलता है, मतलब अपने काम का क्रेडिट मिलता है? Obviously, yes or no? obviously yes. Okay. और इसके बाद डू यू थिंक, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, डू यू थिंक ONGC will be privatized in near future? No, I don't think it is happening anytime soon. Okay, great. एक क्वेश्चन है, जैसे ना जनरली मैं बोल रही हूँ, ऐसा होता है, थोड़ा सा परसेप्शन ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें जितनी सैलरी आपको मिल रही होती है वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द वर्क या टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो अपनी जॉब पे। क्या ऐसा ONGC में है? आई थिंक वो हर जॉब में पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। मैं अपने लेवल पे बात करूँ तो नो,
मतलब आपका मन करता है कि यू वांट टू सेटिस्फाई एंड जस्टिफाई दैट सैलरी, तो फिर आई डोंट थिंक दैट ये आपका परसेप्शन जो है वो ठीक है. आई डोंट अग्री टू दैट फैक्ट. वो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. आप प्राइवेट में भी हो, अगर आप काम चोरी दिखाओगे तो फिर तो वहां पे भी जस्टिफाई नहीं करोगे ना उस चीज को. बट या मतलब ये है. ठीक है. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट अ प्रेफर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर गर्ल्स ONGC? व्हाई नॉट? अब हमें लग रहा है कि हाँ ये सही है, क्योंकि पहले तो जो र्यूमर्स होती है ना वो कुछ ऐसे हो गए हैं कि कुछ गर्ल्स तो बहुत ज्यादा ना एलिजिबल होते हुए भी कि बहुत अच्छा टैलेंटेड है, कैलिबर है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, बट वो जाना ही नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी र्यूमर्स इतनी ज्यादा है, पता नहीं वो कहाँ से आई है. इनफैक्ट मुझे भी पहले लोगों ने बोला था कि ऑयल एंड गैस हो गया या पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गया ना, उसमें गर्ल्स इतने नहीं होते हैं. वो बात सही भी है, लेकिन वो गलत है कि क्यों नहीं होते हैं. मतलब ये चीज है कि इट इज नॉट अ बैड ऑर्गेनाइजेशन. मतलब बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए. एंड चैलेंजेस किस जॉब में नहीं होते हैं. आप टीचिंग भी करोगे तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी. आप इसमें जाओगे तो थोड़ी बहुत तो हो सकती है, बट इन द लॉन्ग रन ऑब्वियसली इट इज अ वेरी गुड प्लेस टू वर्क. बट आई जेन्युइनली फील मैंने बहुत अच्छा किया आपको इनवाइट करके. बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर होंगी. आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस. अच्छा, एक ना क्वेश्चन ये टीम ने पूछा है. उन्होंने कहा, जैसे उनको पता चला कि ONGC से आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने पूछा कि उनसे पूछना कि क्या आपको जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर CNG वगैरह को अगर आपको चाहिए होता है, क्या आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है? नहीं मिलता. ओके, तो चलो वो किसी को भी नहीं मिल सकता. वो IOCL में जो काम करे उनको भी नहीं मिलता. ओके, तो किसी को नहीं मिलता है. ठीक है कनिका, ये तो हमने बात करी ONGC के बारे में. अब थोड़ा सा एक पर्सनल सेगमेंट लेते हैं. इसमें ट्राई करेंगे आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछें, बट इससे ना थोड़ा सा होता है कि एक कंटेंट एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है किसी की लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रिपरेशन फेज से ऊपर आए हो, आपने काम भी किया है, तो कुछ ना एक होता है ना मेंटालिटी, एक थॉट प्रोसेस होता है, तो थोड़ा सा वो जानने की कोशिश करेंगे. तो जैसे मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल थोड़ा स्टॉक कर रही थी तो वहां से ना मुझे 2 चीजें समझ में आई है. कनिका को ना ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है और ये गाना बहुत अच्छा गाती है. तो अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इन दोनों में से ना आपको कोई एक चीज चूज करनी है और जो दूसरी वाली चीज जो होगी उसको आपकी लाइफ से परमानेंटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो आप क्या चूज करोगे, ट्रैवलिंग और सिंगिंग? आई थिंक सिंगिंग. आई कांट लिव विदाउट इट. ट्रैवलिंग तो चलो ठीक है, घर में भी आप खुश रह लोगे, उसका कुछ नहीं होता, बट सिंगिंग आई कांट लिव विदाउट इट. ओके, सो सिंगिंग इट इज. ग्रेट. इसके बाद अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको करियर स्विच करना हो तो वो क्या करियर होगा? मतलब अगर आपको ऐसे नहीं कि छोड़ना ही है, जिस ऐसे ही बस इमेजिनरी चल रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर आपको करियर स्विच करना है तो वो क्या करियर होगा? आई थिंक अगर मुझे ना चॉइस में मिले ना तो आई वुड हैव चोजन लिटरेचर, यू नो, इन द फर्स्ट प्लेस. मतलब अगर मुझे अभी भी मौका मिले ना, आई वुड लव टू डू मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. तो पैशन तो मैं नहीं कहूंगी इसको, बट हाँ, आई रियली वांटेड टू डू इट सिंस फॉरएवर. तो मतलब this is the thing that I want to do. And अगर केमिस्ट्री में ही कुछ ऐसे करना हो तो फिर I would love to do teaching. ओके, हमारे पास आ जाना. जरूर. अगर आप रिक्रूट करेंगे तो ना. You are more than welcome. Thank you. टीचर मिल गई है तो जिस दिन इनका माइंड हुआ कि बस ये स्विच कर रही है तो ये आपको जे केमिस्ट्री में दिखेंगे. ओके, अच्छा, इसके बाद अगर जैसे CV में भी लिखाते हैं तो वहां तो आपको थोड़ा फॉर्मली आंसर करना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बट ऐसे अगर हम पर्सनल लेवल पे पूछें कि क्या लगता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कोई एक चीज जिसके आपको लगता है कि हाँ मेरा एक्स फैक्टर या मेरी स्ट्रेंथ यही है और मैं जो भी हूँ इसी की वजह से हूँ, तो ऐसा कोई पॉइंट? आई थिंक सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क. मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी सब्स्टिट्यूट टू इट. एंड ऐसा होता है ना कि चाहे एंट्रेंस एग्जाम्स भी हो, चाहे आपकी जॉब भी हो, अगर आप सिंसियरली काम करते रहोगे ना एंड हार्ड वर्किंग भी हो अगर आप, तो फिर मतलब थिंग्स फॉल इनटू प्लेस, मतलब एवरी टाइम. तो ये चीज होती है कि वो स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली है, बिकॉज बचपन से ही ना ऐसे ही सिखाया गया है कि आपको देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. एंड आई थिंक कभी कभी वीकनेस भी यही हो जाती है कि यू टेंड टू यू नो वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, तो फिर वो डिसएडवांटेज भी हो जाता है कभी कभी. तो फिर आई थिंक दीज आर द 2 थिंग्स. और अगर मैं आपसे पूछूं कोई बैड हैबिट जिसके लिए बहुत डांट पड़ती हो घर पे? बैड हैबिट, आई थिंक आई एम अ वेरी बैड ओवरथिंकर. मतलब ओवर थिंकिंग इज वन थिंग एंड बैड ओवर थिंकिंग इज इवन वर्स. मतलब आई कांट यू नो, मैं उसको चेंज भी नहीं कर पा रही हूँ अब तक, बट हाँ, आई टेंड टू थिंक अ लॉट. ये चीज है. ओके, इसके बारे में हम इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. बिल्कुल. ठीक है. अभी अगर मैं आपसे पूछती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके पास ना चॉइस है, आपको पावर और मनी में से एक चूज करना है. पावर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे होता है ना कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो और आपके पास चॉइस है कि एक तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो,
बट वहां पर आप कोई डिसीजन ना ले पाओ, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी हो, बट आपको जो सैलरी मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है। तो उससे मेरा मतलब है कि मनी से मैं वो चाह रही थी। और अगर हम बात करें पावर की, तो वहां पर सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे होगी, बट आप ना डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करोगे ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप इन दोनों में से क्या चूज करोगे? पावर एनी डे। ओके, एनी स्पेसिफिक रीजन? बिकॉज ऐसा होता है ना कि आप मनी तो चलो चलता रहता है कि भाई ना ऊपर नीचे होता रहेगा या जो भी है, इट इज नॉट अ वेरी मेजर थिंग कि आप उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। बट देन इफ यू आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है या जो भी है, तो व्हाट बेटर देन दैट। अल्टीमेटली तो खुद को सेटिस्फाई करना है ना, बस यही चीज है। ठीक है। और आजकल ना आपने देखा होगा जैसे पैशन के बारे में बहुत बातें करती है अपनी जनरेशन या जो आने वाली जनरेशन है, वो लोग पैशन को बहुत सिंसियरली ले रहे हैं आजकल, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पैशन क्या है? आई थिंक इट इज सिंगिंग ओनली। ओके, इट इज सिंगिंग ओनली। तो क्या कभी ऐसा होगा कि अगर आपको कभी चांस मिले तो अपने जॉब को आप क्विट कर दोगे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए? नहीं, आई थिंक बोथ कैन गो हैंड इन हैंड। मतलब जॉब कंटिन्यू होते हुए भी यू कैन डेफिनेटली फॉलो योर पैशन। वहां पे इतने प्रोग्राम्स होते रहेंगे, वहां पे आप इंडल्ज करो मतलब। एंड एक पैशन ही क्यों, आई थिंक व्हाई सेटल फॉर लेस, कि आप इतनी सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो। बिकॉज टाइम मिलता है आपको, है ना। अगर आप निकालना चाहते हो तो आप वीकेंड्स पे हो गया या फिर आपके ऑफ टाइम में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इनफैक्ट आई लव डूइंग एम्ब्रॉयडरी ऑल्सो। इनफैक्ट आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैंने बहुत सारी चीजें, चाहे पेंटिंग हो गया या कुछ भी हो गया। तो अपने आप को थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए अपने हैबिट्स को या जो भी है, या फिर एक अच्छे जोन में अपने आप को लाने के लिए। ये भी देखा है कि आप ना जनरली वीकेंड्स पे करते हो ये, हाँ, सैटरडे संडे। हाँ, तो आई थिंक रिफ्रेशिंग लगता होगा कि चलो किसी और नेगेटिव चीज में इंडल्ज होने से तो अच्छा है कि आप नई नई चीजें सीखो, नई नई चीजों पे काम करो एंड जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। तो अभी ना वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं और भी क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, बट उसको हम किसी और टाइम के लिए रखते हैं, अगर हमें कभी चांस मिला आपको वापस इनवाइट करने का। अभी के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वो नेट के लिए और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वो मोटिवेट तो बहुत हो गए हैं, बट उनको फिर भी अगर कुछ टिप्स देना चाहो, और टिप्स से ज्यादा मैं ये बोलूंगी अगर आप बताना चाहो कि अपने प्रिपरेशन के टाइम पे आपने कौन से मिस्टेक्स की हैं। क्योंकि देखो टिप्स में वही होता है कि सिलेबस इतना % कवर कर लो, ये वाली बुक्स पढ़ लो, बट ना मिस्टेक्स कौन सी की हैं, क्योंकि मिस्टेक्स ऐसी होती है जो स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप कुछ 2-3 चीजें पॉइंट आउट कर दोगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आई थिंक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होना, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या फिर कोई भी हो, आई थिंक जो भी उसका जो एक्स फैक्टर होता है ना, जो डिसाइड करता है कि आपकी रैंक कितनी आएगी, आपके मार्क्स कितने आएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट सीरीज। अगर जितने क्वेश्चंस आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब मैंने भी यही था कि टेस्ट सीरीज किए थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं और भी ज्यादा करती ना, आई थिंक वो फर्स्ट रैंक भी आ सकती थी। बिकॉज वो डिफरेंस जो होता है वो 2-3 क्वेश्चंस का ही रहता है डेफिनेटली। एंड जितना आप टेस्ट सीरीज में अपने आप को इंडल्ज करोगे या जो भी है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड वन मोर थिंग इज कि आप कभी भी ना छोड़ो मत, जस्ट बी कंसिस्टेंट। मतलब अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर टेस्ट सीरीज में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या कुछ भी है मतलब, तो आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहो। जस्ट वर्क ऑन योर बेसिक्स। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, जो भी आप सजेस्ट भी करते होगे, या फिर जो हमारी नोन बुक्स हैं उनको बार बार पढ़ के या फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व कर करके, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। तो मतलब कभी छोड़ना नहीं है एंड कभी डीमोटिवेट नहीं होना है, चाहे घर वाले कुछ भी बोले कि नहीं हो सकता तुम्हारा या फिर बहुत डिफिकल्ट है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि ऐसा होता है ना कि इफ यू बिलीव कि आप कर सकते हो, देन यू आर हाफवे देयर, आप कर जाओगे फिर, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो ये चीज है कि कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना किसी के भी ऊपर, मतलब विश्वास करके। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड हो सकता है सबका। और ना एक और चीज, जैसे आपने प्रिपरेशन करी है, तो उस टाइम पे ना कभी कभी ऐसा टाइम आता है, आई थिंक हो सकता है वो वीकली आ जाए या महीने में एक बार आ जाए, बट ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, या फिर शायद मुझे नहीं करना चाहिए। कभी माइंड पे इतना प्रेशर आता है कि आपको लगता है कि अब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, या कभी आप पढ़ रहे होते हो, आपको लगता है कि आप पहले वाला चैप्टर भूल गए हो। तो उस टाइम पे आप कैसे डील करते थे, क्या सोचते थे, क्या देखते थे? आई थिंक एक ना ये थॉट होता है ना कि इफ यू हैव नथिंग टू लूज, अब तो हो गया ना, मतलब आपकी एमएससी हो चुकी है कि अब आप क्या ही खो दोगे अगर आपका नहीं भी हुआ तो ये चीज है कि अगर आपको कोई चीज जेन्युइनली चाहिए होती है ना, मतलब आपको पता है कि आपको यही जॉब करना है एंड आपको यही क्रैक करना है एग्जाम, तो आप पूरे एफर्ट्स करोगे उसमें। लक इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट एक चीज होती है कि अगर आपको ये डर है ना कि हाय अब ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, तो फिर इस डर से आप सारे काम हो जाते हैं आपके। तो ये चीज है कि ऑब्वियसली वो जो लो फेजेस होते हैं लाइफ में बहुत बार आते हैं, बट एक यही चीज होती है कि अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर आप रखोगे ना कि यार हो जाएगा, थोड़ा खुद को ही पुश करना पड़ता है। किसी की भी बातें, चाहे पेरेंट्स की भी क्यों ना हो,
इतना फर्क नहीं पड़ता जितना खुद के मतलब मोटिवेशन से फर्क पड़ता है। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मतलब अलग अलग हैबिट्स, मतलब ये जो हॉबीज होते हैं ना, उनको परस्यू करते रहना चाहिए। जैसे आप अगर आप कोई शो देखते हो तो आप वो देख लो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। एंड अगर इतना ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो जस्ट डिटॉक्स करने के लिए टेक अ डे ऑफ। कोई नहीं बोल रहा कि यार 6 महीने पूरा का पूरा पढ़ना है या जो भी है, मतलब आप 1-2 दिन का ऑफ ले लो, कहीं पे घूम फिर आओ, माइंड चेंज हो जाएगा ना, अपने आप थोड़ा मन करेगा कि हाँ पढ़ना है। लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते हो ना, अगर आप हाफ हार्टेड प्रिपरेशन कर रहे हो तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता। अब ना एक और चीज है, कभी कभी पता है क्या होता है, जैसे हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अब ना हमें पता है कि आज हमारा पढ़ने का मन नहीं था और हमने उसमें से पढ़ाई भी नहीं करी, बट बुक हमारे सामने है, क्योंकि हम ना तो उसको पूरा बंद करके कुछ देख पा रहे हैं, कोई मूवीज देख लिया या फिर ऐसे कुछ भी देख लिया, और ना ही हम पूरी तरह से पढ़ पा रहे हैं। और जब रात को सो रहे होते हैं तो एक गिल्ट आता है माइंड में कि आज का मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मुझसे कुछ पढ़ाई नहीं हुई। क्या ऐसा होता था? डेफिनेटली होता था, बट वो प्लानिंग होती थी। मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट, मतलब चाहे सैटरडे संडे था ना, वो पूरा वीक का प्लानिंग हो जाता था कि अच्छा इसमें फिजिकल का इतना टॉपिक करना है, इसमें ऑर्गेनिक का इतना टॉपिक करना है। चाहे आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ो और बाकी दूसरे दिन में आप 7 घंटे पढ़ लो, मतलब वो बैलेंस होके आपका उस वीक का जो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी ना, उसको कंप्लीट करना चाहिए। फिर आपके मन में एटलीस्ट ये ना रहे कि यार वो पेंडिंग हो गए, क्योंकि अगर वो एक बार पेंडिंग हो गया तो वो चलता ही रहेगा, वो लास्ट तक वो कभी नहीं हो सकता कंप्लीट। फिर चाहे मतलब ठीक है आप डिटॉक्स करो, नोबडी इज स्टॉपिंग यू इन डूइंग दैट, बट ये होता है कि अगर आप एक दिन डिटॉक्स कर रहे हो तो आप 2 दिन फिर अलग उतनी ज्यादा मेहनत से करो फिर, ताकि वो चीज कवर अप हो जाए। ये चीज है। तो अभी हमने ONGC के बारे में बात कर ली, प्रिपरेशन की बात कर ली। अब ना जैसे आपने देखा होगा कि आपकी स्कूलिंग कॉलेज सब हो गया, प्रिपरेशन कर ली, तो ना मैं एक बात बोलती हूँ, बच्चे हंसते भी हैं इस बात में, बट थोड़ा सा रिलेट भी कर पाते हैं कि जैसे जब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं तो सारा टाइम खुद के साथ ही होते हैं, डिमोटिवेट हो गए, फिर खुद से कुछ देख के मोटिवेट भी हो गए वापस से। तो ना मैं बोलती हूँ कि बैठे बैठे ना हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति इन द सेंस सब्जेक्ट नॉलेज तो आ ही रही है, उसके साथ साथ ना कुछ चीजें वैसे ही हो जाती हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर आपसे कोई बात करता है उससे रिलेटेड, आप बहुत कुछ बोलते हो, ऐसे बड़ी बड़ी बातें लगती है, बट वो हो जाती है, टाइम के साथ आ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको दीन दुनिया वाले भी तो बहुत परेशान करते हैं ना कि कुछ कर नहीं रहे हो और ये सब, ये सारी चीजें। तो ऐसा कोई लाइफ एक्सपीरियंस या फिर आप बोलो कि जितना अब तक की जो आपकी लाइफ रही है, जैसे भी रही है, उससे अगर आप कोई एक सीख देना चाहो व्यूअर्स को, तो वो क्या होगी, कोई लेसन? आई थिंक कि लाइफ में ना कुछ भी हो जाए, आप चाहे कुछ कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचे हो, नहीं पहुंचे हो, एक चीज ये है कि नेवर स्टॉप ट्राइंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप यार खुद पे ही बिलीव नहीं करोगे ना, कोई और तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो अपने आप के ऊपर बिलीव करके, अपने आप के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के अगर आप कुछ अचीव करते हो ना, तो अब ऐसा होता है ना कि कभी ना कभी सबका अपना एक डेस्टिनी है ना, कि सबका एक पर्टिकुलर टाइम है, आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे ये अचीव होना है, आप इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ हो गया, जो भी है। तो चाहे अभी नहीं तो कभी भी बाद में आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच ही जाओगे, जहां पे पहुंच के आप सेटिस्फाइड भी फील करोगे। तो ये चीज है कि अपने ऊपर सिर्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है कभी भी, और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है खुद के बारे में। सिर्फ बिलीव रखना है अपने ऊपर, और चाहे लोग कुछ भी बोले, मतलब लोगों का तो खैर काम ही है कहना, तो कुछ भी बोले, बस अपने ऊपर से विश्वास कभी भी नहीं खोना है। बाकी जहां पे आपको पहुंचना होगा आप पहुंच ही जाओगे और आप खुश रहोगे। एंड एक ये चीज है ना कि आप कहीं पर भी पहुंच जाओ ना, नेवर सेटल, मतलब अपने कंफर्ट जोन को बार बार चैलेंज करके वहां से बाहर आके नई नई चीजें सीखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। एक और चीज, यहाँ से एक क्वेश्चन और आ रहा है कि जैसे ना स्टूडेंट्स को कभी कभी लगता है कि हम ना नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, या हम गेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, या फिर जो रैंक हम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रही है। तो उस वाले केस में ना उनको लगता है कि लाइफ में नेट गेट के अलावा कुछ है ही नहीं। तो क्या कहें इनके लिए, क्या बोलना मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये तो बहुत ही ज्यादा, मैं कह रही हूँ, मायने भी नहीं रखता ये पार्ट। मतलब अगर आप अभी मुझसे पूछो ना मेरी JRF की रैंक, तो मैं 2 मिनट लूंगी सोचने में, अच्छा मेरी कितनी रैंक आई थी। तो मतलब टाइम के साथ साथ इन चीजों की वैल्यू नहीं रह जाती। ऑब्वियसली आप, मेरे लिए इजी है कि मैं बोलूँ कि मेरी जॉब है, तो फिर मेरे लिए इजी है कि मैं कह दूं कि मेरी JRF की रैंक मेरे को याद नहीं है, जो भी है, बट लोगों के लिए मैटर करता है, करना भी चाहिए यार। नहीं करेगा तो फिर कैसे अपने आप को मोटिवेट करोगे? तो उस टाइम पे डेफिनेटली करता है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर आपका नेट और गेट नहीं भी हो रहा है तो लाइफ में न्यूमरस ऑप्शंस हैं। केमिस्ट्री नहीं यार, दुनिया में और भी चीजें हैं। मतलब केमिस्ट्री थोड़ी एक चीज बची है कि आपको उसी में ही आगे अपना करियर बनाना है या जो भी है। ऑफ कोर्स आपका मन करता है कि आपने अगर इसी चीज में बैचलर्स मास्टर्स कर लिया, आपने इतने साल अपने लगा दिए, तो वही चीज आपको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में लेके जाए। बट
जरूरी नहीं है कि मतलब ये हो, मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं भी होता है लोगों के साथ। बट ये चीज होती है ना कि अपना पैशन जो होता है ना एक चीज, वो जरूर फाइंड आउट करो। आपको जिस चीज में खुशी मिलती है, केमिस्ट्री में नहीं मिलती है तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको खाना बनाने में खुशी मिलती है, आपको योगा करने में खुशी मिलती है, आप उसमें परस्यू करो। आप जिस चीज में खुश रहोगे ना उस चीज में अच्छा ही करोगे 100%। डेफिनेटली मैं पूरा अग्री करती हूँ इस बात से, एंड आई एम श्योर आई थिंक आप लोग भी अग्री कर पाओगे। हाँ बट अभी मानोगे नहीं, वो बात भी पक्का हाँ। पता है क्योंकि जब भी अभी टाइम है ना प्रिपरेशन का। हाँ तो वो भी मानोगे नहीं, बट एक टाइम पे ना आप भी ये वाली बातें बोलना शुरू कर दोगे। हाँ, ये नेट गेट बिल्कुल। एंड नहीं होता है लाइफ का, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बस ये है कि एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो कनिका इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ लिए, अब ना अगर लास्ट में आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, मैं ऑन कैमरा आंसर कर दूंगी। पहले तो मैं यही बोलना चाहती थी कि आई वॉज नॉट द राइट कैंडिडेट जिसका आप इंटरव्यू ले रहे थे, मुझे आपका लेना चाहिए था शायद, बिकॉज यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट अब तो आपने पूछ ही लिया कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, तो फिर एक यही चीज है कि 5 years डाउन द लाइन वेयर डू यू सी योरसेल्फ? अरे मतलब मे बी 1 million सब्सक्राइबर्स। ये ओएनजीसी वाले ना इंटरव्यू से बाहर आएंगे नहीं। ओके सो 5 years के बाद वैसे अगर मैं ये बोलती हूँ तो एक तरह से जो मेरे प्लान्स है वो सब ऑन कैमरा आ जाएंगे, बट स्टिल इतना मैं बोल सकती हूँ कि अभी मैंने सिर्फ इतना सोच के रखा है, क्योंकि ना जब स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि 1-2 साल में सब कुछ पढ़ा के खत्म कर देंगे, उसके बाद क्या ही करेंगे। बट अभी ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनटच्ड है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो केमिस्ट्री में ही ऐसी हैं जिनको कोई देख नहीं रहा है, जिसके बारे में बातें नहीं हो रही हैं। तो मैंने सिर्फ इतना सोच के रखा है कि आने वाले 5 साल में ना जितना भी हम कर सकते हैं केमिस्ट्री में वो सब कर लेंगे। जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं ना जो अभी ऑनलाइन नहीं आए हैं, तो उनको ऑनलाइन लेकर आना है, क्योंकि हम इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमने जब प्रिपेयर किया था, यू वुड अग्री, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास किसी ने हमें नहीं बताया था कि बार्क में कौन से क्वेश्चंस आने हैं, ओएनजीसी में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट गेट का भी इतना कुछ नहीं था आइडिया, कुछ भी नहीं था। कुछ रैंडम वीडियोस होती थी जिससे आप ना पूरा आइडिया नहीं लगा सकते हो। जैसे मैंने बहुत सर्च किया था कि बीएआरसी में इंटरव्यू कैसे होता है, ओएनजीसी में इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये सब अवेलेबल नहीं था। तो अभी बस मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ भी करके ना ये सारी चीजों को लेकर आओ, सो दैट जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम निकालना एक अलग चीज है और फिर आगे ना कंटिन्यू करना कि आप जाना चाहते हो भी और नहीं जाना चाहते, या फिर आपका इंटरव्यू किस तरह से होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट अप्रोच जो होती है ना कि आप इंटरव्यू में आपको ये नहीं पता हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, या फिर सिर्फ बेसिक्स पे ही ध्यान देना है, कोई बताने वाला तो हमारे टाइम में तो डेफिनेटली नहीं था। तो बस कोशिश यही रहेगी कि आने वाले 5 साल में ना वो सारी चीजें जिनकी कमी है केमिस्ट्री के फील्ड में, वो सारी जे केमिस्ट्री में आ जाए। देखते हैं बाकी कहाँ तक जाते हैं। So good to know that and all the best for that. Thank you so much. And Kanika, I am truly grateful. आपने टाइम निकाला, इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है अपना। इससे पहले भी हम बातें कर रहे थे, अभी और बातें करेंगे, बट हाँ बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग बहुत बार बोलते हो कि किसी का इंटरव्यू करो, तो फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया है। कनिका से स्टार्टिंग हो गई है, आने वाले टाइम आपको और देखने को मिलेंगे, बट हाँ कनिका का इंटरव्यू तो हम हमेशा याद रखेंगे, स्टार्टिंग आपसे हुई है। प्लेजर इज ऑल माइन। वैसे भी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा था घर पे। She is so down to earth, प्रोडक्टिव काम नहीं होगा। इतनी अच्छी बातें बताई यहाँ पर, और हम ट्राई करेंगे इन फ्यूचर, अगर कभी आपके पास टाइम होगा एक बार फिर से आपको बुलाएंगे, कुछ और चीजें पूछ लेंगे, बहुत कुछ है पूछने के लिए। तो मिलते हैं। बिल्कुल। ओके चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू। मे यू रीच 1 million सब्सक्राइबर्स सून। अरे सो आई होप ये वाला इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, और जो भी रूमर्स आपको सुनने को मिलती है रिगार्डिंग द सिलेक्शन, आई होप वो भी क्लियर हो गई होंगी। तो अभी जितनी मोटिवेशन आई है वीडियो को देख के, सेम मोटिवेशन से वापस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और जैसे कि आपने देखा कि इंटरव्यू में कनिका की सिंगिंग के बारे में काफी बात हुई है, तो गाना उनसे ना गवाए ऐसा कैसे चलेगा, तो अभी आप सुनना, वो बहुत अच्छा गाती है। और कनिका, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको फिर से बोलूंगी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत सारी हेल्प हुई है। आई एम वेरी श्योर, अभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है, स्टूडेंट्स का रिएक्शन मुझे पता नहीं है, बट मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को ये वाली वीडियोस बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इन फ्यूचर अगर कभी वापस से चांस मिला तो आपके साथ एक इंटरव्यू फिर से पक्का करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तेनू लखा तू छुपा के रखा, अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा, रख अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां है। तेनू लखा
लखा तू छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां मैं जीना हाँ तेरा मैं जीना हाँ तेरा तू जीना है मेरा बस लेड़ा की नखरा दिखा के दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के दिल दिया गल्लां